मुंबई दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सख्त देशों में से एक की आर्थिक राजधानी एक ऐसी जगह थी जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में। इंपीरियल मेडिकल सेंटर के केंद्र में, जिसे पूरे देश का गौरव माना जाता था, एक विशेष कमरा अन्य सभी विभागों से बिल्कुल अलग स्थित था। कमरा नंबर 719, विशेष इनपेशेंट विंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर। केवल उन लोगों के लिए आरक्षित था जिन्हें इस देश में कोई भी मना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये वो जगह थी जहां तेल और गैस उद्योग के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति विक्रम सिंह राठौर की बेटी पिछले 3 सालों से बेहोश पड़ी थी। आयशा 9 साल की बच्ची अपने ही परिवार के विला में हुई एक दुर्घटना के बाद से न्यूनतम चेतना की स्थिति में जी रही थी। दुनिया के सभी बेहतरीन प्रोफेसरों ने उसकी मेडिकल फाइल को देखा था। उसके एमआरआई स्कैन को देखकर माथे पर बल डाले थे। कोई फैला हुआ आघात नहीं, कोई आंतरिक रक्तस्राव नहीं, फिर भी आयशा होश में नहीं आ रही थी। 3 साल तक हर संभव चिकित्सा हस्तक्षेप की कोशिश की गई, सब व्यर्थ रहा। और उस दोपहर विक्रम अपनी बेटी के बिस्तर के पास चुपचाप खड़े थे, उसकी छोटी स्थिर पलकों को देख रहे थे। वेंटिलेटर की नियमित ध्वनि सुन रहे थे, जो पैसे की लाचारी की एक क्रूर याद दिला रही थी। क्या कोई और रास्ता है? उन्होंने बिना किसी जवाब की उम्मीद के पूछा। न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अर्जुन शर्मा उनके बगल में खड़े थे। उनके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। मुझे बहुत खेद है, हमने हाल ही में अवलोकन के लिए शामक दवाएं बंद कर दी हैं, लेकिन आयशा में कोई खास सुधार नहीं है। मांसपेशियों की सजगता के संकेतक ग्लासगो कोमा स्केल स्कोर अपरिवर्तित हैं। वो केवल स्वचालित सजगता बनाए हुए हैं। कमरे में हवा भारी हो गई। विक्रम ने अपनी बाहें बांधी और कुछ नहीं कहा। एक और आदमी दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। वो आदित्य था, विक्रम का वफादार निजी सचिव। उसने झिझकते हुए अपनी आवाज धीमी की। सर, एक वियतनामी इंटर्न है। मैंने उसके बायोडाटा की बहुत अच्छी तरह से जांच की है। उसकी पुनर्वास में पृष्ठभूमि है और विशेष रूप से उसने हनोई के केंद्र में कुछ कठिन मामलों में मदद की है। हाल ही में उसने यहाँ एक रीढ़ की हड्डी की चोट के मामले में सहायता की। हालांकि ज्यादा नहीं, लेकिन स्पष्ट प्रगति हुई है। एक इंटर्न डॉक्टर अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुम एक्यूपंक्चर की बात कर रहे हो? वो खुद को डॉक्टर नहीं कहती, लेकिन उसने एक सहायक चिकित्सा का प्रस्ताव दिया है जो गैर आक्रामक है। उपचार की दवाओं में कोई बदलाव नहीं, पूरी तरह से नियंत्रण के दायरे में। विक्रम तेजी से मुड़े। तुमने अभी क्या कहा? एक्यूपंक्चर? सुइयां? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बेटी को किसी लोक प्रयोग का विषय बनने दूंगा? आदित्य ने सिर नहीं झुकाया। मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे एक ऐसे व्यक्ति की आंखों में विश्वास है जो प्रसिद्धि नहीं चाहता। उसने किसी भी तरह के वित्त पोषण या नौकरी के वादे को अस्वीकार कर दिया, बस पूरी तरह से सुरक्षित परिस्थितियों में एक मौका मांगा। एक लंबी चुप्पी छा गई। फिर विक्रम ने थकी हुई सांस छोड़ी। उसे बुलाओ। अगर उसने कुछ भी बेतुका कहने की हिम्मत की तो मैं उसे तुरंत बाहर निकाल दूंगा। 1 घंटे बाद गुयन तियन आन उस विशाल और ठंडे कमरे में दाखिल हुई। छोटे कद की लड़की, जिसके बाल बड़े करीने से जुड़े में बंधे थे, हाथ में गहरे भूरे रंग का एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। उसका व्यवहार उन लोगों से बिल्कुल अलग था जो सत्ता की दुनिया में कांपते हुए प्रवेश करते थे। विक्रम की ओर मुड़ने से पहले उसकी आंखें बहुत देर तक आयशा को देखती रहीं। मैं आयशा के संकेतकों की फिर से समीक्षा करने की अनुमति चाहती हूं, और अगर अनुमति हो तो मैं केवल एक्यूपंक्चर सुइयों के साथ परिजीय तंत्रिका उत्तेजना चिकित्सा करूंगी। कोई दवा नहीं हटाई जाएगी, जीवन रक्षक मशीनों को नहीं छुआ जाएगा। सब कुछ डॉक्टर शर्मा की कड़ी निगरानी में होगा। उसकी आवाज स्थिर थी, न ऊंची न नीची। अर्जुन ने ठंड से पूछा, क्या तुम जानती हो कि किन परिस्थितियों में एक छोटी सी हरकत को भी हानिकारक माना जा सकता है? मैं किसी चमत्कार की गारंटी नहीं देती, लेकिन मुझे लगातार दोहराव और शरीर की प्रतिक्रिया पर विश्वास है जब उसे सही तरीके से पुकारा जाता है। मस्तिष्क में हर विद्युत सर्किट अभी भी सो रहा है। मैं उन्हें जगाऊंगी नहीं। मैं सिर्फ दरवाजा खटखटाऊंगी। उसी दिन एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। अस्पताल की नैतिकता समिति ने अभिभावक के हस्ताक्षर के बिना परीक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
सलोनी, आयशा की मां, ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, लेकिन विक्रम ने हस्ताक्षर किए। अगर 3 सत्रों के बाद कोई प्रगति नहीं हुई तो मैं इसे रोक दूंगा। मुझे किसी अखबार वाले की जरूरत नहीं है जो ये कहे कि मैं अंधविश्वास का सहारा ले रहा हूं। मुझे बस उम्मीद का एक कारण चाहिए। पहला चिकित्सा सत्र अगली सुबह हुआ। निगरानी कक्ष में 3 कोनों से 3 कैमरे लगाए गए। ईईजी, हृदय गति, इंट्राक्रेमियल दबाव मॉनिटर पूरी तरह से जुड़े हुए थे। तिएनान ने लकड़ी का बक्सा खोला। एक एक करके चांदी की सुइयां धीरे से निकाली। उसने त्वचा को कीटाणु रहित किया और कलाई, पैर और सिर के शीर्ष पर एक्यूपॉइंट्स में सुइयां डालना शुरू कर दिया। ये बिंदु परिसंचरण और संवेदी तंत्रिकाओं से संबंधित थे। डॉक्टर अर्जुन पास खड़े थे। उनकी आंखें स्क्रीन से नहीं हट रही थीं। विक्रम ने अपनी बाहें बांध लीं। उनकी आंखें एक तने हुए तार की तरह थीं। 20 मिनट बीत गए। सब कुछ लगभग शांत था जब अचानक आयशा के पैर की एक उंगली थोड़ी सी हिली, बहुत हल्की, नग्न आंखों से लगभग अदृश्य। डॉक्टर अर्जुन ने तुरंत इलेक्ट्रोमाइग्राफी मॉनिटर की ओर देखा, जिसमें उतार चढ़ाव था। ये एक स्पाइनल रिफ्लेक्स है, डॉक्टर। अर्जुन ने तुरंत कहा। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन थोड़ी लड़खड़ा गई। शायद परिधीय उत्तेजना के कारण हो सकता है। आन ने बिना बहस किए सिर हिलाया। पहला सत्र समाप्त हो गया। कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया, लेकिन विक्रम उस रात अपनी बेटी के बिस्तर से नहीं हटे। उन्हें चमत्कारों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन्हें संयोग पर भी विश्वास नहीं था, और निराशा पर तो बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन विक्रम की थियानान के लकड़ी के सुई के बक्से पर हाथ रखे हुए एक तस्वीर इंटरनेट पर तेजी से फैल गई। तेल टाइकून ने एशिया की प्राचीन चिकित्सा कला का सहारा लिया। शीर्षक छोटा था लेकिन सनसनीखेज। कहानी, जो केवल कमरा नंबर 719 तक सीमित थी, अस्पताल के नियंत्रण से बाहर होने लगी। और ये तस्वीर के सामने आने के केवल 36 घंटे बाद की बात थी। इंपीरियल मेडिकल सेंटर की भूतल लॉबी में अभूतपूर्व अराजकता थी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, मुख्यधारा के समाचार चैनलों से लेकर गुमनाम ऑनलाइन पत्रकारों तक झुंड में आ गए, माइक्रोफोन और कैमरे लहराते हुए। विक्रम का नाम ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे उन्होंने अभी-अभी चांद पर कदम रखा हो। वे सिर्फ उस वियतनामी लड़की की तस्वीर लेने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, जिसका नाम उच्चारण करना मुश्किल था और जो आंतरिक लिफ्ट में जा रही थी। थिएनान का हर कदम सैकड़ों निगाहों और फुसफुसाहटों के साथ-साथ उपहास से खिंचता हुआ महसूस हो रहा था। किसी ने नहीं पूछा कि आयशा कैसी है। वे बस ये जानना चाहते थे कि एक शाही अस्पताल एक इंटर्न को 1 अरबपति की बेटी में सुइयां चुभाने की अनुमति क्यों दे रहा है। प्रेस रूम में एक आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी। डॉक्टर अर्जुन कैमरों की कतार के बीच खड़े थे। रोशनी सीधे उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उनके होंठ कसकर बंद थे। उनके पीछे एक बड़ी स्क्रीन पर आयशा के महत्वपूर्ण संकेतों के चार्ट और एक स्पष्ट घोषणा प्रदर्शित हो रही थी। सभी वर्तमान हस्तक्षेप सहायक चिकित्सा हैं और मुख्य उपचार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। पत्रकारों के सवाल लगातार उनकी ओर उछाले जा रहे थे। क्या वो खुद को डॉक्टर होने का दावा करती है? क्या अस्पताल गैर पारंपरिक संगठनों के साथ सहयोग कर रहा है? विभागाध्यक्ष की इस तथ्य पर क्या राय है कि एक अवैज्ञानिक एक्यूपंक्चर को एक बच्चे पर लागू किया जा रहा है? डॉक्टर अर्जुन ने हर शब्द पर जोर दिया। सुश्री गुयन थियन आन किसी भी स्वतंत्र चिकित्सा कार्य का प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। सब कुछ मेरी निगरानी में और नैतिकता समिति द्वारा अनुमत सीमा के भीतर किया जा रहा है। ये कोई चमत्कार नहीं है। ये एक सहायक हस्तक्षेप है जिसकी निष्पक्ष डेटा के साथ बारीकी से निगरानी की जा रही है। लेकिन मीडिया की लहर को नियंत्रित करना आसान नहीं था। एक टैबलॉइड समाचार चैनल ने एक संपादित वीडियो प्रसारित किया, जिसमें आन को सुई लगाते हुए और आयशा की आंखें खोलते हुए की फुटेज को मिलाया गया था और निष्कर्ष निकाला गया था कि वियतनामी लड़की में कोमा के मरीजों को जगाने की क्षमता है। उसी समय सोशल मीडिया पर एक और वीडियो में दावा किया गया कि आयशा में प्रगति इसलिए हुई क्योंकि उसकी शामक दवाएं सही समय पर बंद कर दी गईं और ये सुधार एक सुनियोजित संयोग था। उसी समय मुंबई में एक और जगह एक महिला वो समाचार देख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। सलोनी, आयशा की मां, ने कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपने वकील को फोन किया।
मैं उस चिकित्सा को रोकने के लिए एक याचिका दायर करना चाहती हूँ। मैं किसी को भी अपनी बेटी का इस्तेमाल अपना नाम चमकाने के लिए नहीं करने दूंगी। 3 घंटे के भीतर सलोनी की याचिका अस्पताल को भेज दी गई और निदेशक डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी की मेज पर पहुंच गई। विक्रम हैरान नहीं थे। वो सलोनी के कार्यालय में तब दाखिल हुए जब उसने अस्थायी निलंबन के कागजात पर हस्ताक्षर किए थे। तुम्हें इस मामले को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देना चाहिए था, उसने ठंड से कहा। आयशा मीडिया के खेलने के लिए कोई मोहरा नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम चिंतित हो, मैं भी हूं। विक्रम ने धीरे से कहा, लेकिन उसने पहली बार 60 सेकंड के लिए खुद सांस ली, बिना मशीन के सहारे के। क्या तुमने पिछले 3 सालों में ऐसा देखा है? सलोनी चुप हो गई। उसने दुर्घटना से पहले खिड़की के पास मुस्कुराती हुई आयशा की तस्वीर को देखा। उसे उसकी गर्माहट, उसकी हंसी, उसके छोटे हाथ याद आए। वो और कोई उम्मीद नहीं खो सकती थी, चाहे वो कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। अंत में उसने याचिका नहीं फाड़ी, लेकिन वो गंभीरता से निगरानी करने के लिए 3 दिन 72 घंटे के लिए इसे स्थगित करने पर सहमत हो गई। अगर कोई वास्तविक प्रगति नहीं होती है तो तुम इसे समाप्त कर दोगे और उसे फिर कभी मेरी बेटी के पास नहीं आने दोगे। नैतिकता समिति की बैठक उसके तुरंत बाद हुई। डॉक्टर अर्जुन ने 3 सप्ताह 10 चिकित्सा सत्रों की एक योजना प्रस्तुत की। प्रत्येक सत्र 20 मिनट तक चलेगा। पूरी प्रक्रिया को फिल्माया जाएगा। सभी नैदानिक संकेतक जैसे कि आदेश पर आंखें खोलना, नाड़ी में परिवर्तन, आंख की गति की निगरानी और चेतना रिकवरी स्केल स्कोर दर्ज और तुलना किए जाएंगे। आन बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के कैमरों के नीचे रहने के लिए सहमत हो गई। किसी भी कार्रवाई के लिए एक डॉक्टर की निगरानी आवश्यक थी। दूसरा सत्र शुरू हुआ। इस बार चुपचाप नहीं, एक नर्स सजगता दर्ज करने के लिए जिम्मेदार थी। एक भौतिक चिकित्सक निचले अंगों की हर सूक्ष्म गति को दर्ज करने के लिए। डॉक्टर अर्जुन बिस्तर के सिरहाने के ठीक बगल में खड़े थे। आन ने सुइयों को धीरे धीरे बाहर निकाला, धीरे धीरे सांस ली और कुछ नहीं कहा। उसने अंगों और कनपटी पर एक्यूपॉइंट्स में सुइयां डाली। फिर आयशा के कान के पास एक छोटी घंटी बजाई। घंटी की आवाज गूंजी। आयशा ने 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें खोली। पूरे कमरे में किसी ने जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर कुछ नहीं कहा, कराहना नहीं। लेकिन यह स्पष्ट था कि उसकी आंखें खुली थीं, ऐठन के कारण नहीं, प्रकाश के कारण नहीं, बल्कि ठीक उसी समय जब घंटी बजी थी। अगले दिन एक और एक्यूपंक्चर सत्र हुआ। इस बार आयशा ने अपनी आंखें बंद रखीं, लेकिन जब आन ने एक्यूपॉइंट्स पर हीट थेरेपी का इस्तेमाल किया तो उसकी भौहें तन गईं। सलोनी ने यह सब स्क्रीन पर देखा। वो भ्रमित होने लगी। तीसरे सत्र के बाद आन को विक्रम के कार्यालय में बुलाया गया। उन्होंने उसे एक मोटी स्याही वाला अखबार दिया। पहले पन्ने पर आयशा की तस्वीर थी, जिसका शीर्षक था, तेल की राजकुमारी रहस्यमयी एशियाई चिकित्सा से पुनर्जीवित हुई। आन ने इसे पढ़ा, फिर अखबार को मोड़ा और उसे मेज पर रख दिया। मैंने प्रेस से अनुरोध नहीं किया, मैं प्रसिद्ध नहीं होना चाहती, मैं सिर्फ आयशा को एक और मौका देना चाहती हूं। विक्रम ने सिर हिलाया। लेकिन फिर भी उसने आयशा के दवा रिकॉर्ड की जांच करने का अनुरोध किया। और फिर उसने एक अजीब विवरण देखा। पहले सप्ताह में जब आन ने चिकित्सा शुरू की तो शामक की खुराक धीरे धीरे कम कर दी गई थी, लेकिन यह शेड्यूल 1 महीने पहले ही बना लिया गया था। इसका मतलब था कि अगर आयशा में प्रगति हुई तो ये शरीर के स्वयं के समायोजन के कारण हो सकता है, जब वो अब तंत्रिका अवरोध के तहत नहीं था, ना कि एक्यूपंक्चर के कारण। डेटा ने फिर से सभी को संदेह में डाल दिया। चौथे दिन किसी ने आन को उस खोज के बारे में नहीं बताया, लेकिन डॉक्टर अर्जुन की आंखें पहले दिन जैसी नहीं थी। और ये वो दिन था जब मीडिया में दूसरी बार लहर उठी। आयशा के वेंटिलेटर को रुक रुक कर सांस लेने के लिए समायोजित किया गया था। वो लगभग 5 मिनट तक इसे बनाए रखने में कामयाब रही, फिर सहायता से सांस लेने लगी। एक वायरल लेख के तहत किसी ने टिप्पणी की, चमत्कार या साजिश, सच कौन बोल रहा है? कोई नहीं जानता था। केवल ये पता था कि अस्पताल ने एक और नींद हराम रात बिताई। और आन के चौथे सत्र में किसी ने चुपचाप आयशा की सांस की आवाज रिकॉर्ड की और उसे जीवन ने अभी फुसफुसाया कैप्शन के साथ ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। 5वें दिन एक सुबह
बिना बाहर के कैमरों के, बिना पत्रकारों के शोर के, बिना गलियारे में छिपी संदिग्ध निगाहों के। लेकिन चिकित्सा कक्ष के अंदर सब कुछ विपरीत था। निगरानी कड़ी थी, संकेतक बोर्ड अधिक तनावपूर्ण थे और आंखें अधिक सतर्क थीं। एक्यूपंक्चर सत्र हमेशा की तरह शुरू हुआ। हवा में खामोशी थी। डॉक्टर अर्जुन अभी भी अपनी परिचित स्थिति में खड़े थे, लेकिन इस बार एक स्वतंत्र नर्स हर विवरण दर्ज कर रही थी। हर सुई के त्वचा को छूने का समय दर्ज किया गया। 20 मिनट के बाद कोई स्पष्ट हलचल नहीं हुई, लेकिन जब आन ने आयशा के कान के पास मेज पर एक कंचे को धीरे से थपथपाया तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। छोटी लड़की की आंखें खुलीं। धीरे धीरे आवाज की दिशा में मुड़ी और फिर बंद हो गईं। नर्स ने एक निशान बनाया। डॉक्टर। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में कुछ बहुत धीरे से टूट गया। उसी दोपहर आयशा का चेतना रिकवरी स्केल CRS स्कोर एक स्तर बढ़ गया, जो 3 साल तक स्थिर रहने के बाद पहली आधिकारिक प्रगति थी। विक्रम ने अपना फोन निकाला और सलोनी को एक संदेश भेजा, जिसमें केवल 4 शब्द थे। उसने अभी देखा। सलोनी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन 30 मिनट बाद वो कमरे के दरवाजे के सामने दिखाई दी। कुछ नहीं कहा। बैठी नहीं, वो बस वहां खड़ी अपनी सोती हुई बेटी को देखती रही। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसके हाथ उसके पर्स के पट्टे को कसकर पकड़े हुए थे। उसे ये जानने की जरूरत थी कि जो कुछ भी हो रहा था वो वास्तविक था, आशा के भेस में एक प्रयोग नहीं। अगली सुबह आन को एक अन्य मरीज की सहायता के लिए पुनर्वास कक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया। व्हीलचेयर पर एक आदमी जिसके पैर स्थिर थे। उसका चेहरा उदास था, जैसे कि उसने महीनों तक एक अनुत्तरदायी शरीर में रहने के बाद अपनी भावनाओं को बंद कर दिया हो। वो इरफान शेख था, 35 साल का, एक फायर फाइटर, जो कभी शहर के बाहरी इलाके में एक जलती हुई इमारत में घुस गया था। जब वो एक बच्चे को अपनी पीठ पर लादकर बाहर निकाल रहा था, तब छत गिर गई। बच्चा बच गया, वो फिर चल नहीं सका। इरफान की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से नहीं टूटी थी, लेकिन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। डॉक्टरों ने सीमित ठीक होने की संभावना का आकलन किया था और वो सीमा भाग्य में जम गई लगती थी जब 6 महीने बीत गए और उसके पैर नहीं हिले। गहन उपचार और दैनिक पुनर्वास अभ्यासों के बावजूद उसके शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यही कारण था कि उसे एक दीर्घकालिक रखरखाव कार्यक्रम में स्थानांतरित करने से पहले अंतिम प्रयोग के रूप में आन से मिलने की सिफारिश की गई थी। आन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस उसे नमस्कार किया, दर्द के बारे में कुछ संक्षिप्त प्रश्न पूछे, उन क्षेत्रों के बारे में जहां वो अभी भी महसूस कर सकता था। इरफान ने सिर हिलाकर या हिलाकर जवाब दिया। जब आन ने लकड़ी का बक्सा खोला तो उसने लगभग ऊब भरी आंखों से चांदी की सुइयों को देखा। मुझे इस चीज पर विश्वास नहीं है, उसने कहा। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन मैंने सब कुछ आजमा लिया है। मुझे भी उन चीजों पर विश्वास नहीं है जिन्हें मापा नहीं जा सकता। आन ने जवाब दिया, तो हम मापेंगे। पहला सत्र खामोशी में बीत गया। इरफान को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। सुइयां ऐसी लग रही थीं जैसे वे एक ऐसे शरीर को छू रही हों जो पहले से ही खाली हो। लेकिन नर्स ने दर्ज किया कि एक्यूपंक्चर सत्र के बाद उसका रक्तचाप अधिक स्थिर था, उसकी हृदय गति अधिक नियमित थी। हालांकि कोई मोटर प्रगति नहीं हुई, उसका शरीर शांत लग रहा था। एक और घटनाक्रम में एक महिला एक छोटा वॉइस रिकॉर्डर पकड़े हुए अस्पताल के पास एक कैफे में चुपचाप बैठी थी। रिया शर्मा, एक प्रसिद्ध खोजी पत्रकार, को अभी-अभी एक गुमनाम स्रोत से एक मोटी फाइल मिली थी, जिसमें 3 साल पहले विक्रम के विला की मरम्मत के अनुबंध की एक प्रति थी, जिसमें एक बड़े बैकअप जनरेटर की स्थापना भी शामिल थी। जिस बात ने उसका ध्यान खींचा वो उपकरण नहीं था, बल्कि निर्माण कंपनी थी, जो विक्रम के स्वामित्व वाली एक छोटी सहायक कंपनी थी। रिया ने भौएं से कोड़ी। जिस रात दुर्घटना हुई, जिसने आयशा को कोमा में डाल दिया, अग्निशमन रिपोर्ट में जहरीली गैस के रिसाव के संकेत दर्ज किए गए थे, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य वाक्यांशों से ढक दिया गया था। तकनीकी खराबी, उपकरण क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहा है। सेंसर की खराबी का संदेह। उसने सावधानी से नोट्स बनाए और दुर्घटना से पहले रखरखाव के दौर के लिए जिम्मेदार मुख्य तकनीशियन का नाम खोजा।
वो 2 साल पहले उद्योग से गायब हो गया था। उसका रिकॉर्ड सिस्टम से हटा दिया गया था। रिया जानती थी कि अगर वो इस आदमी का पता लगा सकती है तो वो आयशा की दुर्घटना का असली कारण खोज सकती है। कुछ ऐसा जिसे कहने की किसी ने हिम्मत नहीं की थी। इरफान के लिए दूसरा एक्यूपंक्चर सत्र अगली सुबह हुआ। अभी भी टखने और घुटने पर सरल एक्यूपंक्चर बिंदु थे। इस बार जब आन सुई निकाल रही थी, इरफान ने अचानक अपनी बौहें सिकोड़ी। तुमने कहाँ छुआ? दाहिना टखना, आन ने कहा। मुझे चींटियों के रेंगने जैसा कुछ महसूस हुआ, स्पष्ट नहीं। लेकिन ये कुछ भी नहीं होने जैसा नहीं था। नर्स ने तुरंत इसे नोट कर लिया। आन मुस्कुराई नहीं, लेकिन उसकी आंखों में गर्म चमक थी। 6 महीने में पहली बार इरफान ने अपने शरीर को पूरी तरह से चुप महसूस नहीं किया। उस दोपहर आयशा ने थोड़ी प्रगति की। जब डॉक्टर ने उसका नाम पुकारा तो उसने 5 में से 2 बार अपनी आंखें खोलीं। ये विशेषज्ञों के लिए एक नया प्रतिक्रिया स्कोर दर्ज करने के लिए पर्याप्त था। सलोनी ने ये सब लाइव स्क्रीन पर देखा। वो रोई नहीं, वो मुस्कुराई भी नहीं, लेकिन हफ्तों में पहली बार वो स्वेच्छा से आन के पास गई। अगर तुम मेरी बेटी के लिए और कुछ कर सकती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। उसी शाम रिया ने विक्रम को फोन किया। उसने कोई औपचारिकता नहीं की, बस एक वाक्य कहा, क्या आप जानते हैं कि दुर्घटना से पहले आपके विला में जनरेटर के एग्जॉस्ट वाल्व का ठीक से रखरखाव नहीं किया गया था? लाइन के दूसरे छोर पर खामोशी थी, एक लंबी घनी खामोशी जो रिया को यह बताने के लिए काफी थी कि वो जानता था। उस रात विक्रम के कार्य कक्ष में कोई रोशनी नहीं थी। बगीचे की ओर देखने वाला कांच का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर वो अभी भी अकेला बैठा था। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी। उसके हाथ एक साथ जुड़े हुए थे, जैसे वो प्रार्थना कर रहा हो। उसके सामने एक पुरानी फाइल थी जिसकी जिल्द घिस गई थी। कोने में झुर्रियां थीं। विला की तकनीकी फाइल, मूल असंशोधित संस्करण। विक्रम ने अपने कंप्यूटर पर एक पुराना निगरानी कैमरा फुटेज खोला। उस दिन 3 साल पहले उसे हर विवरण स्पष्ट रूप से याद था। आयशा सफेद पोशाक पहने लिविंग रूम में लेगो बना रही थी। सलोनी ने उसे रात के खाने के लिए बुलाया। उसे तब कंपनी मुख्यालय से एक तत्काल फोन आया था। एक अपतटीय ड्रिलिंग रिग में एक समस्या थी, जिससे उसे तुरंत खाने की मेज छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समय उसने इसे स्थगित करने का इरादा किया था, लेकिन फिर वो चला गया। बस एक रात, एक घरेलू उड़ान। सब कुछ ठीक लग रहा था। जब वो लौटा तो आयशा एक एम्बुलेंस में थी और सलोनी विला के गेट के बाहर बेहोश पड़ी थी। बाद की फोरेंसिक रिपोर्ट में जहरीली गैस की घटना को बिना किसी जानबूझकर किए गए इरादे के दर्ज किया गया था। लेकिन विक्रम अच्छी तरह जानता था कि कुछ हफ्ते पहले उसने लागत पुनर्गठन के हिस्से के रूप में जनरेटर प्रणाली के लिए रखरखाव बजट में कटौती करने वाले एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। उसके हस्ताक्षर एक कलम का स्ट्रोक, लेकिन कीमत उसकी बेटी की आवाज थी। सलोनी को नहीं पता था। उसने केवल अपनी बेटी को हमेशा के लिए सोते हुए देखा, और भले ही वे अब एक साथ नहीं रहते थे, फिर भी उसने 3 साल तक उस गुस्से को अपने कंधों पर ढोया। अगली सुबह सलोनी सामान्य से पहले अस्पताल पहुंची। वो आयशा के कमरे में नहीं गई। इसके बजाय वो उस गलियारे में इंतजार कर रही थी जहां विक्रम उस समय अक्सर गुजरता था। जब वो दिखाई दिया तो उसने नमस्ते नहीं कहा, बस एक तीखा वाक्य कहा, उस दिन तुम कहाँ थे? विक्रम रुका और उसे देखा। नींद की कमी से उसकी आंखें लाल थीं। मैं कार्यालय में था, उसने कहा। एक समस्या थी। तुमने अपनी बेटी को उन सभी मशीनों से भरे घर में अकेला छोड़ दिया। तुम वाल्व की जांच करना भूल गए। तुमने रखरखाव के बाद दोबारा जांच नहीं की, और तुमने लागत में कटौती के कागजात पर भी हस्ताक्षर किए। मैं जानता हूं। उसने सिर हिलाया। कोई इनकार नहीं, कोई दोष नहीं, मैं जानता हूं। सलोनी हंस पड़ी, एक तीखी दबी हुई हंसी। वो मुड़ी और चली गई। उसे एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा छोड़ गई। जो शब्द वो कहना चाहता था कि ये जानबूझकर नहीं था, पिछले 3 सालों से सुलग रहे पश्चाताप के बारे में, उन रातों के बारे में जो उसने अपनी बेटी के बिस्तर के पास जागकर बिताई थीं, उसके गले से नहीं निकल सकी। उस दोपहर विक्रम ने आयशा के लिए सभी उपचार बंद करने का आदेश दिया। थियानान को यह सूचना तब मिली जब वो अपना सुई का बक्सा साफ कर रही थी। उसने कारण नहीं पूछा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस नर्स को धन्यवाद देने के लिए सिर झुकाया और गलियारे में चली गई। डॉक्टर
अर्जुन कुछ कहना चाहते थे, लेकिन फिर रुक गए। किसी ने एक टूटते हुए परिवार के निजी मामले में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। आदित्य उसके तुरंत बाद विक्रम से मिला। वफादार सचिव ने कोई लाग लपेट नहीं की। आप ये क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहा हूं। उसे अब किसी के छूने की जरूरत नहीं है। और ना ही मुझे। आदित्य ने सीधे अपने बॉस की आंखों में देखा। मैंने आपको एक बार देखा है। जब आयशा को हल्का बुखार था तो आप 1 हफ्ते तक नहीं सोए। आप एक बुरे पिता नहीं हैं, लेकिन अगर आप खुद को दंडित करने के लिए इस फैसले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सबसे बुरा स्वार्थ है। विक्रम ने कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़ लिया। कोई प्रतिक्रिया नहीं। वो थिएनान ने कभी प्रसिद्धि नहीं मांगी, कभी 1 पैसा नहीं मांगा। उसका हर कदम सही प्रक्रिया, चिकित्सा सीमाओं के भीतर था। अगर आप चिकित्सा रद्द करते हैं तो आप न केवल अपनी बेटी की आशा को बुझा रहे हैं, आप एक पूरी संभावना को मार रहे हैं। डॉक्टर अर्जुन भी उसके तुरंत बाद उनसे मिलने आए। मैं निगरानी की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। अगर आपको मुझसे एक पत्र की जरूरत है तो मैं लिखूंगा, लेकिन अतीत की एक गलती को भविष्य को भी मारने मत दो। अंत में विक्रम ने फिर से आन से मिलने का अनुरोध किया। मुलाकात सिर्फ 5 मिनट तक चली। कोई और मौजूद नहीं था। कोई नहीं जानता कि उसने क्या कहा। केवल ये पता था कि छठा एक्यूपंक्चर सत्र उस दोपहर समय पर हुआ। चिकित्सा कक्ष में हवा पानी की सतह की तरह शांत थी। थिएनान ने ऐसे काम किया जैसे कोई रुकावट ना आई हो। उसने परिचित एक्यूपॉइंट्स में सुइयां डाली और फिर चुपचाप निगरानी करती रही। 15 मिनट के बाद जब सलोनी कमरे में दाखिल हुई, आयशा अपनी आंखें खोले हुई थी और 3 सेकंड के लिए स्पष्ट रूप से और नियमित रूप से एक सिग्नल लाइट का अनुसरण कर रही थी। उसने बात नहीं की, ज्यादा हिली डुली नहीं, लेकिन उसकी आंखों में पहचान थी। डॉक्टर अर्जुन ने स्कोर दर्ज किया। नर्स ने पुष्टि की। सलोनी स्तब्ध खड़ी थी। 3 साल में पहली बार उसने उन आंखों में आयशा को देखा। गलियाले में रिया चुपचाप कैमरा निगरानी कक्ष से चली गई। वो पूरे चिकित्सा सत्र के दौरान मौजूद थी। लेख के लिए नहीं, मीडिया के लिए नहीं। वो बस और स्पष्ट रूप से देखना चाहती थी, और स्पष्ट रूप से सुनना चाहती थी कि क्या यह सच था या नहीं, कि एक लड़की जो कभी पूरी तरह से बेहोश थी अब वापस आने के संकेत दे रही थी। और ठीक उसी समय किसी और ने भी कार्रवाई शुरू कर दी थी। दीपा मेनन, दवा उद्योग में एक हित समूहों की मीडिया प्रतिनिधि, को एक अंदरूनी सूचना मिली। अस्पताल में एक एकीकृत हस्तक्षेप मॉडल का विस्तार करने पर विचार किया जा रहा था। वो जानती थी कि अगर ये विधि एक नया चलन बन गई तो ये कई बड़े भागीदारों के राजस्व को प्रभावित करेगी। दीपा ने तुरंत उन लोगों की एक सूची बनाई जो मदद कर सकते थे। पहला नाम मारिया का था, आयशा की लंबे समय से देखभाल करने वाली, एक वफादार लेकिन दबाव में अच्छी तरह से काम ना करने वाली महिला। उस दोपहर दीपा ने मारिया को चाय पर आमंत्रित किया। उसने दबाव नहीं डाला, रिश्वत नहीं दी, बस फुसफुसाया, अगर किसी दिन कुछ बुरा होता है तो पहला जिम्मेदार वो होगा जो इसे नहीं रोकता है। तुम्हारी एक बेटी है ना? मारिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो बस मुस्कुराई। हम कुछ नहीं चाहते, बस सच्चाई। और सच्चाई ये है कि अस्पताल एक छात्र को एक बच्चे के जीवन के साथ खेलने दे रहा है। उस रात जब आयशा सो रही थी, मारिया बिस्तर के पास चुपचाप खड़ी थी। उसने एक कागज निकाला, कांपते हुए हस्ताक्षर किए। मैं पुष्टि करती हूं कि कभी-कभी चिकित्सा के बाद मैंने आयशा को असहज देखा, असामान्य संकेतों के साथ। मेरा मानना है कि एक्यूपंक्चर अस्थिरता का कारण बन रहा है। कागज उसी रात दीपा को पहुंचा दिया गया। किसी को पता नहीं चला। अगली सुबह तक जब विक्रम को एक सीलबंद लिफाफा मिला जिसमें एक गवाह की रिपोर्ट थी, उसकी आंखें गहरी हो गईं और ठीक जब वो उसे खोलने वाला था तो फोन की घंटी बजी। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर की आवाज तत्काल थी। आयशा ने अपना नाम पुकारे जाने पर एक असामान्य प्रतिक्रिया दी है। हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको तुरंत आना चाहिए। जब विक्रम पहुंचा तो नर्सें बिस्तर की चादर ठीक कर रही थी। कमरा 719 शांत था, लेकिन सामान्य नहीं था। महत्वपूर्ण संकेत निगरानी उपकरण अभी भी स्थिर रूप से काम कर रहे थे, लेकिन मौजूद लोगों की आंखें एक ही दिशा में टिकी थीं। छोटी लड़की वहां लेटी थी। उसकी आंखें बस थोड़ी झपकी थीं जब ड्यूटी डॉक्टर ने चौथी बार उसका नाम पुकारा। ये केवल आंखें खोलना नहीं था, बल्कि एक चयनात्मक प्रतिक्रिया थी। आंखें खोलना और ध्वनि के स्रोत की ओर देखना। एक छोटा लेकिन स्पष्ट संकेत।
डॉक्टर। अर्जुन कुछ ही मिनटों बाद वहां थे। उन्होंने पूरे वीडियो फुटेज की फिर से जांच करने का अनुरोध किया और पुष्टि की। 5 बार नाम पुकारने में से आयशा ने 2 बार अपनी आंखें खोली थीं और दूसरी बार ध्वनि की दिशा में अपनी आंखों को घुमाया था। डेटा चेतना मूल्यांकन पैमाने में एक नया प्रतिक्रिया स्कोर दर्ज करने के लिए पर्याप्त था। ये प्रगति का एक स्तर था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन विक्रम ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। उसके हाथ अभी भी मारिया द्वारा लिखे गए कागज को कसकर पकड़े हुए थे। एक आरोप, हालांकि हल्का, पूरे चिकित्सा पाठ्यक्रम को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त हो सकता था। शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन इसका तात्पर्य था कि आन द्वारा लागू की जा रही विधि से सीधे तौर पर जुड़े असामान्य संकेत थे। कागज एक चिंगारी की तरह था जो किसी के जलाने का इंतजार कर रहा था, और आग जलाने वाला पहला व्यक्ति मारिया नहीं बल्कि प्रेस था। उस दोपहर स्वास्थ्य पर विशेषज्ञता वाले एक टीवी चैनल ने 5 मिनट की एक लंबी रिपोर्ट प्रसारित की, जिसमें आन के चिकित्सा सत्रों से संपादित छवियों के साथ साथ एक संदिग्ध टिप्पणी भी थी। एक दूर देश से एक स्नातक छात्र स्वतंत्र रूप से देश के सबसे विशेष रोगी तक पहुंच रहा है। चमत्कार या प्रछन्न दुस्साहस? दीपा उस पूरी सामग्री के पीछे थी, बिना किसी हस्ताक्षर के, बिना किसी पुष्टि के, केवल गुमनाम स्रोतों के साथ। लेकिन प्रभाव बहुत स्पष्ट था। अस्पताल के आधिकारिक पेज पर आक्रामक टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। एक छोटा समूह मुख्य लॉबी के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहा था, जिसमें बच्चों के शरीर को प्रयोग के लिए इस्तेमाल करने को समाप्त करने की मांग की गई थी। आन के कार्यालय के दरवाजे पर लाल पेंट फेंका गया। एक खामोश रात। अगली सुबह थिएनान बिना लकड़ी के बक्से के अस्पताल आई। उसका चेहरा अभी भी शांत था, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ बदल गया था। डॉक्टर, अर्जुन ने उसे संक्षेप में अपने कार्यालय में बुलाया। अगर तुम रुकना चाहती हो तो ये समय है। आन ने उसे देखा और फिर अपना सिर हिलाया। जब तक अस्पताल ढांचे के भीतर चिकित्सा की अनुमति देता है, मैं हार नहीं मानूंगी, लेकिन मुझे डेटा के लिए एक जगह चाहिए, विश्वास के लिए नहीं। उसी समय अस्पताल के निदेशक डॉक्टर कुलकर्णी ने विभागाध्यक्षों के साथ एक बंद दरवाजे की बैठक आयोजित की। आलोचना की लहर के सामने अस्पताल को एक नया दृष्टिकोण अपनाना पड़ा। डॉक्टर कुलकर्णी ने एक प्रस्ताव दिया, न केवल आयशा के साथ बल्कि कुछ समान मामलों तक विस्तारित हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र अनुसंधान समूह बनाना। एक छोटा आंतरिक परीक्षण, स्पष्ट सुरक्षा मानदंडों और नियमित मूल्यांकन के साथ। हम जो साबित नहीं हुआ है उसे बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन हम जो मौका दे रहा है उसे भी नहीं रोकते हैं। डॉक्टर अर्जुन ने मुख्य जिम्मेदारी लेने के लिए स्वेच्छा से काम किया। उन्होंने सुरक्षा मानदंड निर्धारित किए। कोई मुख्य धारा की चिकित्सा हस्तक्षेप नहीं, कोई दवा परिवर्तन नहीं, कोई महत्वपूर्ण संकेत हस्तक्षेप नहीं। प्रत्येक रोगी की एक निष्पक्ष मूल्यांकन पैमाने के साथ निगरानी की जाएगी। परिणाम केवल निर्धारित सत्रों की पूरी संख्या पूरी करने के बाद ही घोषित किए जाएंगे। आन को रखा गया था, लेकिन उस दिन इरफान के साथ उसका चिकित्सा सत्र स्थगित कर दिया गया। वो नहीं आया। आन इरफान के घर गई। कमरा तंग, थोड़ा अंधेरा, लेकिन साफ था। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। उसने एक शब्द नहीं कहा, बस दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, जैसे कि उसे डर हो कि आन अपने साथ कुछ खतरनाक लेकर आई है। उसने कहा, फिर मत आना। पत्नी ने कहा। उसकी आंखें जमीन पर थीं। हम सपने देखना जारी नहीं रख सकते। आन ने बहस नहीं की, उसने बस सिर हिलाया। फिर मुड़ने से पहले उसने एक वाक्य कहा, मैं उसे ठीक नहीं कर रही हूं, मैं बस उसे 3 और सप्ताह चलने के लिए आमंत्रित कर रही हूं। अगर कुछ नहीं बदलता है तो मैं पहले रुकने वाली हूं। वो बिना किसी उम्मीद के चली गई, लेकिन उस रात उसका फोन बजा। इरफान ने एक लाइन का संदेश भेजा, मैं कल वहां रहूंगा। इस बीच दीपा चुप नहीं बैठी। ये देखकर कि आन पीछे नहीं हट रही है, उसने आन के छात्र रिकॉर्ड के बारे में दस्तावेज फैलाना जारी रखा। स्थानीय स्तर पर अभ्यास करने के लिए लाइसेंस की कमी के कारक पर जोर देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा, न इनकार किया न पुष्टि की। ये वो तरीका था जिसे डॉक्टर कुलकर्णी ने चुना था ताकि चुप्पी अपने आप शांत हो जाए, जबकि डेटा धीरे धीरे जमा हो रहा था। 7वां चिकित्सा सत्र हमेशा की तरह हुआ। इरफान के पैर के निचले हिस्सों में सुइयां डाली गई,
12 मिनट के बाद जब आन ने उसके दाहिने पैर के बड़े अंगूठे को धीरे से छुआ तो इरफान थोड़ा चौंक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। मुझे लगा जैसे कोई सुई चुभ रही है, वास्तव में कोई प्रेत सनसनी नहीं। नर्स ने दोबारा जांच की। कोई स्वचालित मांसपेशी संकुचन नहीं। प्रतिक्रिया पूरी तरह से सचेत थी। डेटा दर्ज किया गया। कमरा 719 में आयशा में कोई अचानक बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जब सलोनी उसके पास झुकी और 3 बार उसका नाम पुकारा तो एक अजीब बात हुई। तीसरी बार आयशा ने जोर से सांस ली। उसके होंठ थोड़े हिले, भले ही शब्द स्पष्ट नहीं थे। डॉक्टर अर्जुन मौजूद थे और उन्होंने एक सहज प्रतिक्रिया की पुष्टि की, जो एक परिचित ध्वनि से संबंधित हो सकती है। आगे की टिप्पणियां दर्ज की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। आन ने कुछ नहीं कहा। सलोनी चुपचाप खड़ी रही और फिर फुसफुसाई, वो वापस आ रही है। उस शाम मीडिया ने अप्रत्याशित रूप से दिशा बदल दी। इरफान के एक रिश्तेदार द्वारा अभ्यास सत्र के दौरान चुपके से फिल्माया गया एक क्लिप, जिसमें उसे अपनी कुर्सी से कुछ इंच ऊपर अपना पैर उठाते हुए दिखाया गया था, वायरल हो रहा था। क्लिप में एक्यूपंक्चर का उल्लेख नहीं था, आन का नाम नहीं था, केवल उसकी बेटी की खुशी की आवाज थी। पापा, आपने कर दिखाया। वीडियो आक्रामक लेखों से भी तेजी से फैल गया। एक फायर फाइटर की कहानी जो कभी लकवाग्रस्त था, अब फिर से हिल रहा था, ने एक और आशा जगाई थी। एक ऐसी आशा जिसे किसी नारे की जरूरत नहीं थी। अस्पताल के छोटे से बैठक कक्ष में डॉक्टर अर्जुन और आन डेटा की तुलना कर रहे थे। आयशा की प्रगति का चार्ट दिन ब दिन छोटे छोटे बिंदुओं को मुद्रित और चिन्हित किया गया था। आन ने एक धीमी गति से मुड़ने वाले वक्र की ओर इशारा किया। कोई चमत्कार नहीं, बस संचय। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन ठीक उसी समय एक नर्स ने दरवाजा खटखटाया और उन्हें एक आंतरिक दस्तावेज दिया। उनकी आंखें गहरी हो गईं। आयशा की शामक दवा निगरानी प्रणाली के रिकॉर्ड से पता चला कि 2 सप्ताह पहले योजना के अनुसार खुराक में एक असामान्य वृद्धि हुई थी। निष्पादन पर हस्ताक्षर प्रभारी चिकित्सक से मेल नहीं खाते थे। कुछ ऐसा हुआ था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। किसी ने बिना अनुमति के दवा योजना को छुआ था, और उस रात कमरे में कार्ड स्वाइप करने वाला व्यक्ति वो था जिसकी उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। एक्सेस कार्ड ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया, जिस व्यक्ति ने उस सुबह 2:13 पर गहन चिकित्सा कक्ष में स्वाइप किया था, वो कोई और नहीं बल्कि उमर था। विक्रम का निजी सचिव, जो हमेशा परिवार और अस्पताल के बीच एक मूक मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। कोई नहीं समझ पाया कि एक गैर चिकित्सा दल के सदस्य को आधी रात में आयशा के कमरे में जाने का अधिकार क्यों था। जब विक्रम को यह खबर मिली तो वो बहुत देर तक चुपचाप सोचता रहा। फिर उसने उमर को बुलाया। उमर हमेशा की तरह शांत भाव से समय पर पहुंचा। विक्रम के सीधे सवाल के सामने, उस रात तुम आयशा के कमरे में क्या कर रहे थे? उमर ने टाल मटोल नहीं की। मैं प्रार्थना करने गया था। प्रार्थना? लेकिन सिस्टम ने दवा पंप पर एक ऑपरेशन की सूचना दी। मैंने कुछ भी नहीं छुआ, उमर ने जवाब दिया। उसकी आंखें अपने बॉस की निगाहों से नहीं हटी। मेरे पास ऐसा करने की विशेषज्ञता नहीं है और मैं कभी हिम्मत भी नहीं करूंगा। लेकिन उस दिन जब मैं कमरे में खड़ा था, मैंने पंप पर एक त्रुटि प्रकाश झपकते देखा। मैंने ड्यूटी नर्स को बुलाया, उन्होंने कहा कि वे जांच करेंगे, और फिर मैं चला गया। डॉक्टर अर्जुन इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने आईटी विभाग से उपकरण लॉग निकालने का अनुरोध किया। आयशा के दवा पंप में उमर के कार्ड स्वाइप करने के 3 मिनट बाद एक मैनुअल खुराक वृद्धि ऑपरेशन था, लेकिन उसी समय सीमा के भीतर सिस्टम ने एक रखरखाव ठेकेदार के एक तकनीकी उपकरण को उपकरण की जांच के लिए केंद्रीय स्टेशन से कनेक्ट होते हुए दर्ज किया। उस स्थान पर कैमरा कोण एक अंधा स्थान था, ठीक वहीं जहां पंप लगा था। उसी समय रिया ने उस तकनीशियन का नाम खोज लिया था, जो दुर्घटना से पहले विला के रखरखाव का प्रभारी था। कई दिनों की पूछताछ के बाद उसने पश्चिम के एक छोटे से शहर में उससे मिलने की व्यवस्था की। वो आदमी अब गुमनाम रूप से एक मैन्युअल मजदूर के रूप में रह रहा था। जब उसने रिया को देखा तो वो डर गया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसने बस एक वाक्य कहा, मैं दोष देने नहीं आई हूं, मैं एक झूठ को खत्म करने आई हूं। उसने सिर हिलाया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने स्वीकार किया कि उस दिन योजना के अनुसार
उसे विला की पूरी गैस प्रणाली की जांच करनी थी, लेकिन ऊपर से आदेश थे कि केवल पर्याप्त काम किया जाए, गहराई से जांच न की जाए, जल्दी पूरा करने को प्राथमिकता दी जाए। जब दुर्घटना हुई तो उसने सूचना दी, लेकिन किसी ने दोबारा नहीं पूछा। फिर उसका रिकॉर्ड हटा दिया गया और उसका तबादला कर दिया गया। रिया ने पूरी स्वीकारोक्ति रिकॉर्ड कर ली। जब वो मुंबई लौटी तो वो विक्रम से मिलने गई। वो हैरान नहीं हुआ, बस एक वाक्य कहा, मैं बहुत पहले से जानता था, लेकिन मुझ में इसे किसी और से सुनने की हिम्मत नहीं थी। जब डॉक्टर अर्जुन ने रिकॉर्डिंग सुनी तो वो छोटे से अध्ययन कक्ष में लौट आया, जहां आन और पुनर्वास टीम डेटा की तुलना कर रहे थे। मुझे किसी के निजी मामलों में घसीटे जाने का एहसास पसंद नहीं है, उसने कहा, लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता। आयशा और इरफान दोनों हर चिकित्सा सत्र के साथ प्रगति कर रहे हैं और यही वो चीज है जिसे हमें बनाए रखना है। आगे के संदेह से बचने के लिए एक अंधा मूल्यांकन बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसका अर्थ है कि रोगी की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करने वाली नर्सों को ये नहीं पता होगा कि कौन सा दिन चिकित्सा का दिन था और कौन सा नहीं। परिणाम ने सभी को चकित कर दिया। 10 दिनों में आयशा और इरफान दोनों ने चिकित्सा के दिनों में अधिक स्पष्ट प्रगति दिखाई। संकेतक बहुत अधिक उतार चढ़ाव वाले नहीं थे, लेकिन स्थिर और नियमित थे। प्रकाश और ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया स्पष्ट थी। इरफान ने अपने दाहिने पैर में गर्म और ठंडे के बीच अंतर करना शुरू कर दिया। आयशा ने अत्यधिक खुशी नहीं दिखाई, उसने बस चुपचाप अपनी नोटबुक में लिखा, चमत्कार नहीं बल्कि हर दिन छोटा संचय। जब सलोनी ने आयशा को एक दोपहर में न केवल एक बार बल्कि 3 बार एक सिग्नल लाइट का अनुसरण करते हुए अपनी आंखों से देखा, तो उसने अंततः आन से मिलने की पहल की। क्या तुम्हारे बच्चे हैं? सलोनी ने पूछा। आन ने अपना सिर हिलाया। तो शायद तुम उस भावना को नहीं समझती जब एक बच्चा अपनी आंखें खोलता है लेकिन किसी को नहीं पहचानता। लेकिन मैं ये कहूंगी, आज जब आयशा ने मुझे देखा तो मैंने पुराने दिनों का एक छोटा सा अंश देखा। आन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक समझ थी जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर कुलकर्णी ने देखा कि टीम वास्तविक प्रगति कर रही है और परीक्षण के पैमाने को चरण 2 में अपग्रेड करने पर सहमत हो गया। अभी भी आंतरिक दायरे में है, लेकिन नए रोगियों को जोड़ा गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद को प्रस्तुत करने के लिए एक मध्यावधि रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अस्पताल के कमरे के बाहर मारिया ने बेचैनी के संकेत दिखाने शुरू कर दिए। वो लगातार मशीनों की निगरानी करती, नर्सों से पूछती और आन की आंखों से बचती। एक बार जब आयशा ने अपना नाम पुकारे जाने के बाद लगातार 3 बार अपनी आंखें झपकाईं तो मारिया लगभग रो पड़ी। उस रात उसने एक और पत्र लिखा। वो पत्र जिसे उसने पहले दीपा के सुझाव पर हस्ताक्षर किया था, अब फाड़ दिया गया था। नए पत्र में उसने झूठी गवाही देने के लिए, डर को ईमानदारी से बड़ा होने देने के लिए माफी मांगी। उसने वो पत्र सीधे विक्रम को दिया और फिर विला छोड़ दिया। इरफान 2 सप्ताह के लगातार अभ्यास के बाद 15 सेकंड के लिए एक समर्थन फ्रेम के साथ खड़ा हो सका। जिस दिन उसने अपने पहले 2 कदम उठाए, धीमे, कांपते हुए लेकिन स्थिर, पूरा भौतिक चिकित्सा कक्ष खुशी से झूम उठा। उसकी बेटी दौड़कर अपने पिता के पैरों से लिपट गई, हंसते हुए और रोते हुए। ये दृश्य उपचार टीम द्वारा ही फिल्माया गया था, बिना संपादन के, बिना पृष्ठभूमि संगीत के। उस शाम डॉक्टर कुलकर्णी ने घोषणा की कि न्यूरोलॉजी, पुनर्वास और पारंपरिक चिकित्सा के 3 विभागों की देखरेख में एक प्रायोगिक एकीकृत चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जाएगा। सभी उपचारों का कड़ाई से प्रबंधन किया जाएगा, लेकिन उन्हें एक सहायक प्रोटोकॉल के हिस्से के रूप में मान्यता दी जाएगी। अब उन्हें स्वतः स्फूर्त नहीं माना जाएगा। आन ने जश्न नहीं मनाया, वो बस सामान्य से अधिक देर तक कार्यालय में बैठी रही। अपनी नोटबुक खोली और एक और पंक्ति लिखी, विज्ञान को प्रमाण की आवश्यकता है, लेकिन विश्वास को दया की आवश्यकता है। जब उसने अपनी नोटबुक बंद की तो रिया ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आ गई। उसके हाथ में उस रात के दवा पंप रिकॉर्ड की एक प्रति थी। रिया ने एक ऐसे विवरण की ओर इशारा किया जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। उस दिन कनेक्ट किया गया परीक्षण उपकरण अस्पताल के इंजीनियरिंग विभाग का नहीं था, बल्कि एक निजी ठेकेदार का था।
मैंने कार्य शेड्यूल की जांच की है। एक व्यक्ति है जिसे बिना किसी की निगरानी के पहुंच का अधिकार है। डॉक्टर। अर्जुन ठीक उसी समय अंदर आए। उनका चेहरा तनावपूर्ण था। वो व्यक्ति वही तकनीशियन है जो 3 साल पहले विक्रम के विला में जनरेटर की मरम्मत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था, और वो यहाँ उपकरण पहुंच के अधिकार के साथ काम कर रहा है। उस तकनीशियन का नाम फिरोज अली था, एक मध्यम आयु वर्ग का रखरखाव कर्मचारी जिसका रूप सौम्य, सावधान था और जिसे नियमित निरीक्षण के दौरान हमेशा अच्छा दर्जा दिया गया था। किसी ने फिरोज जैसे व्यक्ति पर संदेह नहीं किया और निश्चित रूप से ये नहीं सोचा कि जो व्यक्ति उस साल विला में दुर्घटना में शामिल था वो चुपचाप उस स्थान पर लौट आएगा जहां सभी की निगाहें टिकी थीं। डॉक्टर। अर्जुन ने तुरंत उन सभी उपकरणों के पूरे लॉगिन इतिहास को निकालने का अनुरोध किया जिन्हें फिरोज ने पिछले 3 महीनों में एक्सेस किया था। एक लंबी सूची दिखाई दी जिसमें जलसेक पंप नियंत्रण प्रणाली में 3 बार पहुंच शामिल थी, जिसमें वो समय भी शामिल था जब आयशा की शामक दवा की खुराक अप्रत्याशित रूप से योजना के बाहर बढ़ गई थी। जब आंतरिक रूप से बुलाया गया तो फिरोज ने ज्यादा कुछ नहीं समझाया। उसने बस अपना सिर झुकाया। मैंने निर्देशों का पालन किया। मुझे नहीं लगा कि चीजें इतनी दूर चली जाएंगी। उस जवाब ने सभी को स्तब्ध कर दिया। किसने निर्देश दिए? फिरोज ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने एक वकील से मिलने का अनुरोध किया। उसी समय सलोनी ने अपनी बेटी के सभी डेटा, चिकित्सा से लेकर दवा रिकॉर्ड तक पहुंच का अनुरोध किया। उसे संदेह था कि अब कोई भी भरोसेमंद नहीं है, यहां तक कि अस्पताल भी नहीं। वो निगरानी कक्ष में घंटों बैठी, हर फ्रेम, हर चार्ट की समीक्षा करती रही, और फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। चौथे चिकित्सा सत्र के एक दिन बाद दवा पंप की एक आंतरिक कार्यक्रम के अनुसार नियमित रूप से जांच की गई थी। एक कार्यक्रम जिसमें प्रभारी चिकित्सक के हस्ताक्षर नहीं थे। सलोनी स्तब्ध रह गई और फिर किसी से कुछ कहे बिना कमरे से बाहर चली गई। वो एक शानदार अपार्टमेंट में गई, एक ऐसी जगह जहां हमेशा हल्की इत्र की महक आती थी। जब सलोनी दिखाई दी तो दीपा ने स्क्रीन से अपना सिर उठाया, मुस्कुराई जैसे कि वो इंतजार कर रही हो। मैं माफी मांगने नहीं आई हूं, सलोनी ने सीधे कहा। मैं ये पूछने आई हूं कि तुम मेरी बेटी में इतनी दिलचस्पी क्यों रखती हो? दीपा हल्की हंसी, एक सांस की तरह। मुझे तुम्हारी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे बाजार में दिलचस्पी है। अगर एक विदेशी छात्र कुछ सुइयों के साथ पूरे न्यूरोलॉजिकल उपचार प्रक्रिया को पलट सकता है तो पूरा फार्मास्यूटिकल सिस्टम अराजकता में होगा। क्या तुम जानती हो कि इस अस्पताल को कौन वित्त पोषित करता है? उपकरण कंपनियों में किसके शेयर हैं? मैं बस व्यवस्था बनाए रख रही हूं। सलोनी ने अपने हैंडबैग के पट्टे को कसकर पकड़ लिया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो उठी और मेज पर एक कागज छोड़ गई। रखरखाव कैमरे से वीडियो का एक प्रिंटआउट जिसमें दीपा के तकनीकी क्षेत्र से निकलने के ठीक बाद फिरोज दवा पंप समायोजित करते हुए खड़ा था। तुम इसे व्यवस्था कहती हो, मैं इसे अपराध कहती हूं। सलोनी बिना पीछे मुड़े चली गई। दीपा वहीं बैठी रही, हिली नहीं। अगले दिन सलोनी आन से मिलने गई। पहले मैं तुमसे डरती थी क्योंकि तुम एक अजनबी थी, सलोनी ने कहा। उसकी आवाज कर्कश थी, लेकिन ये पता चला कि डरावने लोग वे थे जिन्हें मैं परिचित मानती थी। आन चुप रही। सलोनी ने आगे कहा, तुम जारी रखो। मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगी और मैं वो कहूंगी जो मैं जानती हूं। 8वां चिकित्सा सत्र दोपहर में हुआ। आयशा को बेहतर प्रकाश और ध्वनि की स्थिति वाले एक नए निगरानी कक्ष में ले जाया गया। आन ने कुछ भी असामान्य नहीं किया, वही पुराने एक्यू पॉइंट्स, लेकिन इस बार एक्यूपंक्चर पूरा करने के बाद उसने आयशा के हाथ में एक छोटी सी वस्तु रखी, एक विशेष बनावट वाली प्लास्टिक की गेंद, जिसका उपयोग संवेदी सजगता को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। आयशा ने धीरे से उसे दबाया। यह स्पष्ट नहीं था कि यह स्वचालित था या जानबूझकर, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह था। नर्स ने दर्ज किया। सलोनी कांच के पीछे खड़ी थी, अपना हाथ अपने मुंह पर रखे हुए बोल नहीं पा रही थी। उस शाम अस्पताल के कार्यकारी बोर्ड के साथ एक बंद दरवाजे की बैठक में विक्रम ने दीपा के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव रखा। सबूत पेश किए गए, कैमरा रिकॉर्डिंग, मारिया का बयान, तकनीकी उपकरण से निकाला गया डेटा। डॉक्टर कुलकर्णी के पास अब चुप रहने का कोई कारण नहीं था।
उन्होंने दीपा से संबंधित सभी मीडिया गतिविधियों को निलंबित करने के एक निर्णय पर हस्ताक्षर किए। साथ ही पूरी फाइल स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दी। मारिया कई दिनों की चुप्पी के बाद अंततः आन से मिलने के लिए कहा। दोनों 10वीं मंजिल के गलियारे में एक दूसरे के बगल में खड़े थे, शांत आंगन को देख रहे थे। मुझे खेद है, मारिया ने कहा। मैंने खुद को एक उपकरण बनने दिया। मैं इतनी सारी चीजों से डरती थी कि मैं सबसे महत्वपूर्ण बात भूल गई, आयशा। आन ने उसे दोष नहीं दिया, उसने बस सिर हिलाया। धन्यवाद कि तुम सही समय पर वापस आ गईं। सप्ताहांत की बैठक में डॉक्टर अर्जुन ने एक टिप्पणी की। डेटा अब एक प्रारंभिक रिपोर्ट के लिए पर्याप्त है। परिणाम 2 मामलों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज करते हैं। एक कोमा में एक न्यूरोलॉजिकल रोगी, एक अपूर्ण रीढ़ की हड्डी की चोट वाला रोगी। उपचार सुरक्षित रूप से किए गए, कोई बड़ी जटिलता दर्ज नहीं की गई। एक छोटे पैमाने पर विस्तारित पायलट परीक्षण जारी रखने का सुझाव दिया जाता है। कुलकर्णी ने 3 दिनों के भीतर मंजूरी दे दी। पुनर्वास कक्ष में इरफान ने अभी 30 सेकंड के लिए सहारे के साथ खड़े होने का एक अभ्यास पूरा किया था। वो अपनी बेटी की ओर मुड़ा जो ताली बजा रही थी और फिर हंस पड़ा। एक मुस्कान जिसने चुप्पी के महीनों को चीर दिया। उसने आन के सुनने के लिए काफी धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से खड़ा हो पाऊंगा। लेकिन अब मुझे विश्वास है कि मैं चल सकता हूं। अपने अपार्टमेंट में विक्रम अपनी मेज पर बैठा था। उसके सामने आयशा की एक तस्वीर थी जो एक लेग ब्रेस को पकड़े हुए थी, सीधे खड़े होकर आईने में देख रही थी। उसने अभी तक बात नहीं की थी, लेकिन उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं। विक्रम ने अपना हाथ कांच पर धीरे से रखा। फोन की घंटी बजी। ये स्वास्थ्य मंत्रालय से एक कॉल थी। संक्षिप्त, बिना किसी लाग लपेट के हम इस परियोजना के लिए मीडिया को तब तक निलंबित कर देंगे जब तक कि एक पूरी रिपोर्ट ना हो और सहकर्मी समीक्षा ना हो। सभी चिकित्सा गतिविधियां आंतरिक रूप से जारी रह सकती हैं, लेकिन बाहर चुप्पी होनी चाहिए। विक्रम ने फोन काट दिया और अपनी बेटी की तस्वीर को फिर से देखा। वो समझ गया कि चुप्पी भी कुछ महत्वपूर्ण को बनाए रखने का एक तरीका है। और ठीक उसी समय रिया एक टॉक शो में राष्ट्रीय टेलीविजन पर थी। उसने चमत्कारों के बारे में बात नहीं की, उसने केवल डेटा के बारे में बात की। हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि एक्यूपंक्चर सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन अगर कोई चिकित्सा है, चाहे कितनी भी छोटी हो, जो कोमा में बच्चों को अपनी आंखें खोलने में मदद कर सकती है या एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को खड़ा होने में मदद कर सकती है, तो हमें अपना दिल खोलना चाहिए और इसे निष्पक्ष रवैये से देखना चाहिए। दर्शक चुप हो गए। आन ने घर पर पूरा प्रसारण देखा। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो उसके फोन ने उसे सूचित किया कि उसके पास एक संदेश है। ये डॉक्टर अर्जुन का था, केवल 2 शब्द, धन्यवाद। वो जवाब देने ही वाली थी कि आयशा के गहन चिकित्सा कक्ष में अलार्म बज उठा। स्क्रीन हल्की ऐंठन का संकेत देते हुए झपकी। एक जटिलता ठीक उसी समय आ गई जब किसी ने इसकी सबसे कम उम्मीद की थी। अलार्म बजने के 4 मिनट के भीतर आयशा को एक विशेष निगरानी कक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया। ऐंठन लंबे समय तक नहीं चली, केवल लगभग 15 सेकंड। लेकिन ये पूरी उपचार टीम को उसी रात एक आपातकालीन बैठक आयोजित करने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त थी। डॉक्टर अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण संकेतों, मस्तिष्क की लय की फिर से जांच की और संभावित कारणों का विश्लेषण किया। सभी उपकरण स्थिर थे। संक्रमण का कोई संकेत नहीं, कोई बुखार नहीं और विशेष रूप से कोई सबूत नहीं था कि एक्यूपंक्चर ट्रिगर था। हालांकि प्रक्रिया के अनुसार निगरानी के लिए आन का पूरा चिकित्सा कार्यक्रम 3 दिनों के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। जब आन को सूचना मिली तो उसने बिना किसी सवाल के बस सिर हिलाया। वो जानती थी कि चिकित्सा में ऐसे सिद्धांत होते हैं जिन्हें चाहे कितनी भी सद्भावना क्यों ना हो, समझौता नहीं किया जा सकता। पूरे चार्ट की समीक्षा करने के बाद डॉक्टर अर्जुन ने पुष्टि की कि हल्की ऐंठन संभवतः तंत्रिका तंत्र की पुनरावृत्ति प्रक्रिया के कारण मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि में परिवर्तन से उत्पन्न हुई थी। ये एक बुरा लक्षण नहीं है, उन्होंने डॉक्टर कुलकर्णी से कहा, बल्कि मस्तिष्क का एक सामान्य प्रकटीकरण है जब ये कनेक्शन को फिर से स्थापित करना शुरू करता है। नियंत्रण दवाओं की खुराक को समायोजित करने की आवश्यकता है, लेकिन ये निष्कर्ष निकालने का कोई कारण नहीं है कि ये सहायक चिकित्सा से एक जटिलता है। रिपोर्ट उसी रात प्रस्तुत की गई। सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
इस बीच रिया दूसरी बार तकनीशियन फिरोज अली से मिलने गई। इस बार वो चुप नहीं रहा। एक वकील के सामने फिरोज ने पुष्टि की कि उसे दीपा द्वारा दवा के स्तर की जांच करने और मीडिया के लिए मापदंडों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम तक पहुंचने का निर्देश दिया गया था। दीपा ने कोई लिखित दस्तावेज नहीं छोड़ा था, सभी निर्देश मौखिक थे। उसने कहा कि अगर आयशा बहुत तेजी से प्रगति करती है तो जनमत अस्पताल को एक खतरनाक स्थिति में डाल देगा। फिरोज ने अपना सिर झुकाया। मैं गलत था। रिया ने कुछ नहीं कहा। उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया और उसी रात चली गई। अगले दिन वो सलोनी से मिलने गई। मेरे पास सबूत हैं, रिया ने कहा वॉइस रिकॉर्डर को मेज पर रखते हुए। क्या तुम इसे सार्वजनिक करना चाहती हो या मुझे इसे खुद करने दोगी? सलोनी ने उसे सीधे देखा, न गुस्सा न डर। उसने सिर हिलाया। तुम इसे बताओ, लेकिन कुछ भी ऐसा मत बनाओ जो नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आयशा एक कहानी बन जाए। वो एक इंसान है, एक प्रतीक नहीं। 3 दिन बाद लेख तीश के एक प्रमुख समाचार पत्र के खोजी कॉलम में प्रकाशित हुआ। शीर्षक सनसनीखेज नहीं था, बस एक सरल वाक्य था, आशा को तोड़ने का आदेश किसने दिया? लेख में विस्तार से बताया गया था कि कैसे एक आंतरिक मीडिया प्रतिनिधि ने चुपचाप चिकित्सा प्रणाली को प्रभावित किया। एक युवा रोगी की पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को धीमा करने की कोशिश की ताकि सत्ता का खेल नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। दीपा का नाम सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन जो कोई भी इसे पढ़ता था वो समझ जाता था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया। दीपा को देश में स्वास्थ्य से संबंधित सभी परियोजनाओं से हटने के लिए मजबूर किया गया। मारिया, जिसे कभी झूठी गवाही देने के लिए घसीटा गया था, को अस्पताल की सुरक्षा खामियों की समीक्षा में सहायता के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने स्वीकार कर लिया, उसे प्रायश्चित करने की आवश्यकता थी। चौथे दिन स्थिर निगरानी की अवधि के बाद आन को चिकित्सा जारी रखने की अनुमति दी गई। 9वां चिकित्सा सत्र बारिश से पहले पानी की सतह की तरह शांत वातावरण में हुआ। पूरी टीम, नर्सों से लेकर ड्यूटी डॉक्टरों तक, मौजूद थी। किसी ने 1 सेकंड के लिए भी अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की। आन ने मूल प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक 12 एक्यूपॉइंट्स में सुइयां डाली। उसने कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की, समय नहीं बढ़ाया। लेकिन 18वें मिनट में आयशा ने अचानक एक बहुत ही शांत शब्द फुसफुसाया, एक कमजोर लेकिन स्पष्ट ध्वनि, पापा। कमरे में सभी लोग मुड़े। विक्रम, जो निगरानी कांच के पीछे खड़ा था, अचानक पीछे हट गया, जैसे कि उसे जोर से धक्का दिया गया हो। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने 3 साल में पहली बार एक शब्द बोला था। वो ध्वनि रिकॉर्ड की गई। एक बार फिर, डॉक्टर। अर्जुन ने जल्दबाजी में कुछ भी पुष्टि नहीं की। उसने केवल दर्ज किया, रोगी ने बुनियादी स्तर पर मौखिक प्रतिक्रिया दी, पुनरावृत्ति सत्यापन की आवश्यकता है। लेकिन अंदर ही अंदर सभी जानते थे कि एक नई दहलीज पार कर ली गई है। उस शाम पुनर्वास अभ्यास कक्ष में इरफान ने एक समर्थन फ्रेम के साथ लगातार 4 कदम उठाए। उसने कुछ नहीं कहा, बस जोर से सांस ली और फिर अपनी पत्नी को गले लगा लिया, जो बारिश की तरह रो रही थी। आन एक कोने में बैठी थी, उस दृश्य को देख रही थी। उसके हाथ अभी भी उसकी नोटबुक पकड़े हुए थे। उसने एक और पंक्ति लिखी, कोई चमत्कार नहीं, केवल अटूट दृढ़ता। अगले दिन अस्पताल के कार्यकारी बोर्ड की फिर से बैठक हुई। प्रारंभिक रिपोर्ट पूरी हो गई। पूरे डेटा, सचित्र वीडियो, नर्सों, सहायकों और बाहरी विशेषज्ञों से पुष्टि के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय को 200 से अधिक पृष्ठों का एक मोटा दस्तावेज भेजा गया था। साथ ही 1 और साल के लिए पायलट चरण का विस्तार करने के प्रस्ताव के साथ, नियंत्रण के साथ। 1 हफ्ते बाद मंजूरी पर हस्ताक्षर किए गए। परीक्षण को आंतरिक रूप से जारी रखने की अनुमति दी गई। 3 और रोगियों तक विस्तारित किया गया। पारदर्शिता, सुरक्षा और गैर मीडियाकरण के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए विक्रम ने बधाई बैठक में कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले ही दिन वो आन से मिलने गया और मेज पर एक दस्तावेज रखा। क्या तुम जानती हो, उसने कहा, अगर तुम यहां से जाना चाहती हो तो तुम किसी भी समय मेरे द्वारा वित्त पोषित किसी भी संस्थान में आवेदन कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम जाओगी। आन ने जवाब नहीं दिया। वो बस थोड़ा मुस्कुराया। तो मैं फिर से पूछता हूं, तुम क्या चाहती हो? उस सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया गया, लेकिन एक सीमित आंतरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 दिन बाद आन एक बैठक के बीच में खड़ी हो गई और बोलने की अनुमति मांगी।
मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद, लेकिन कृपया मेरे काम को चमत्कार ना कहें। मैंने किसी को ठीक नहीं किया है, मैंने बस वही किया है जो मुझे सिखाया गया था, रोगी के शरीर को सुनना। उसे ठीक होने में सहायता करना, अधिकार से आगे नहीं बढ़ना। वो बयान शब्दशः मिनटों में दर्ज किया गया, और ये इस विनम्रता के कारण था कि मूल्यांकन समिति ने निष्कर्ष में एक पंक्ति जोड़ी। इस सहायक चिकित्सा में नैदानिक अनुप्रयोग की क्षमता है। रहस्यवाद के बिना वैज्ञानिक आधार पर आगे के शोध का विस्तार करने की आवश्यकता है। उस रात रिया ने मंत्री के सचिव को एक पूरी फाइल भेजी। शीर्षक में केवल एक वाक्य था, एक अज्ञात लड़की से एक निर्विवाद वैज्ञानिक संकेत तक। बत्ती बुझाने से पहले उसे विक्रम का एक हस्तलिखित पत्र मिला, एक संक्षेप वाक्य, मैं अपनी गलती के हिस्से के लिए जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम सही चीजों को खोजना जारी रखोगी। अगली सुबह डॉक्टर अर्जुन को एक अस्थायी रिपोर्ट के लिए एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक परिषद के समक्ष बुलाया गया। वो आयशा, इरफान और 3 नए रोगियों के सभी प्रगति चार्ट अपने साथ लाया, जो डेटा प्रविष्टि के लिए तैयार किए जा रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो प्रस्तुत कर पाता, एक तत्काल घोषणा दी गई। राष्ट्रीय प्रणाली के एक अन्य अस्पताल ने समग्र परिणामों की प्रतीक्षा किए बिना एक समान परीक्षण शुरू कर दिया था। इसका मतलब था कि अगर डेटा को अभी से नियंत्रित नहीं किया गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। डॉक्टर कुलकर्णी ने 7 दिनों के भीतर एक अस्थायी रिपोर्ट पूरी करने का निर्णय लिया, जिसमें पहल को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वस्तुनिष्ठ साक्ष्य हों। यदि नहीं तो सब कुछ रोकना होगा। डॉक्टर अर्जुन आन और अनुसंधान दल ने लगातार 3 रातें काम किया। रिया ने अपनी ग्राफिक्स टीम को सिम्युलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके चार्ट को फिर से बनाने में मदद की, ये सुनिश्चित करते हुए कि सामग्री में कोई हस्तक्षेप न हो। रिपोर्ट 3 प्रतियों में मुद्रित की गई, लगभग 500 पृष्ठ मोटी। जब इसे प्रस्तुत किया गया तो किसी ने एक शब्द नहीं कहा, उन्होंने बस एक दूसरे को सिर हिलाया। ठीक उसी समय उमर एक समाचार पत्र लेकर अंदर आया। शीर्षक काले स्याही में प्रमुख था। आयशा ने पापा कहा, डेटा अब एक परिकल्पना नहीं है। एक शीर्षक जो ना तो अलंकृत था ना ही अतिरंजित, लेकिन चिकित्सा समुदाय के केवल अध खुले दरवाजे पर एक निर्णायक दस्तक की तरह था। अगले ही दिन एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ परिषद ने एक बंद दरवाजे की सुनवाई का अनुरोध किया, सवाल करने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए। पहली बार वे उन लोगों को सुनना चाहते थे जिन्हें कभी मुख्य धारा की चिकित्सा की सीमाओं के बाहर माना जाता था। डॉक्टर अर्जुन ने टीम की ओर से प्रस्तुत किया। उन्होंने भावनात्मक प्रगति के बारे में ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने विक्रम की आंखों, सलोनी की धीमी सांस या मारिया के आंसू के बारे में नहीं बताया। उन्होंने केवल संख्याएं दी, जानबूझकर सजगता की आवृत्ति, मोटर सुधार के संकेतक, गहरी सनसनी की वसूली का चार्ट, आत्मश्वास को बनाए रखने का समय, मानक बैठक निगरानी सत्रों की संख्या, सब कुछ सबूत के साथ। आखिरी वाक्य जो उन्होंने कहा वो था, हम मान्यता के लिए अनुमति नहीं मांग रहे हैं, हम केवल निरीक्षण जारी रखने की उम्मीद करते हैं। उसी समय पुनर्वास चिकित्सा कक्ष में आन आयशा के चिकित्सा कार्यक्रम को समायोजित कर रही थी। 10वां सत्र होने वाला था और भले ही प्रगति हुई थी, फिर भी किसी ने आत्मसंतुष्ट होने की हिम्मत नहीं की। पहले की हल्की ऐंठन एक अनुस्मारक थी कि तंत्रिका पुनराप्ति एक नाजुक यात्रा थी, जिसे विश्वास से भी अधिक सतर्कता की आवश्यकता थी। डॉक्टर अर्जुन ने चिकित्सा की आवृत्ति को प्रति सप्ताह 3 बार कम करने का अनुरोध किया। समान रूप से फैला हुआ और नियंत्रित दृश्य, श्रवण और स्पर्श उत्तेजना के साथ वैकल्पिक रूप से संयुक्त। प्रत्येक सत्र में एक न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ, एक भौतिक चिकित्सक और एक स्वतंत्र निगरानी नर्स की उपस्थिति होती थी। एक भी विवरण नहीं छोड़ा गया। शुरू करने से पहले सलोनी को बेटी के बिस्तर के पास बैठने के लिए आमंत्रित किया गया। ये चिकित्सा में एक नया अतिरिक्त था। प्रियजनों की भूमिका अब केवल दर्शकों की नहीं थी। सलोनी अपनी बेटी के कान के पास झुकी, 3 शब्द फुसफुसाए, मां यहां है। आयशा ने अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन उसके हाथ थोड़े हिले, पहली बार किसी भी शारीरिक उत्तेजना के बिना। आन ने एक्यूपंक्चर शुरू किया। हर सुई को ईईजी चार्ट के माध्यम से मॉनिटर किया गया। 15 मिनट के बाद आयशा ने एक ध्वनि संकेत के जवाब में एक बार अपनी आंखें झपकाई, फिर उसका नाम पुकारे जाने पर 3 बार।
20वें मिनट में उसकी आवाज से एक छोटा अस्पष्ट शब्द निकला, लेकिन फिर दूसरी बार वो छोटी आवाज आकार ले ली। मां। सलोनी रो पड़ी। आधिकारिक रिपोर्ट उसके तुरंत बाद लिखी गई। उच्चारण को रिकॉर्ड किया गया, संग्रहित किया गया और केंद्रीय मेडिकल रिकॉर्ड स्टोरेज सिस्टम में एन्क्रिप्ट किया गया। टीम में से किसी ने भी ये घोषणा नहीं की कि आयशा पूरी तरह से होश में थी, लेकिन उन्हें अब परिकल्पना शब्द का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। इरफान अपना पहला पुनर्वास पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद घुटने के ब्रेस के साथ 8 कदम चल सकता था, जो प्रारंभिक अपेक्षाओं से कहीं अधिक एक उपलब्धि थी। उसे प्रांतीय अस्पतालों के लिए एक बचाव सुरक्षा प्रशिक्षण समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। पहली बार वो बिना किसी की मदद के बचाव दस्ताने पहन सकता था। आन की पूरी टीम, नर्सों से लेकर तकनीशियनों तक, जानती थी कि ये अंत नहीं था। ये केवल विज्ञान और दृढ़ता के बीच एक दुर्लभ प्रतिच्छेदन था, लेकिन ये इस अवधि के दौरान भी था कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आधिकारिक घोषणा की। ये 4 प्रमुख अस्पतालों में सख्त निगरानी शर्तों के तहत पूरक संयुक्त चिकित्सा के लिए पायलट अवसरों का विस्तार करेगा। आन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई नहीं दी, वो चिकित्सा कक्ष में रही। आयशा की हर छोटी प्रतिक्रिया को नोट करना जारी रखा। वो जानती थी कि बाहर की रोशनी उसकी नहीं थी। रिया देर दोपहर में आई, एक पूरी पांडुलिपि लेकर। खोजी श्रृंखला जब विश्वास डेटा से मिलता है को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के लिए निर्धारित किया गया था। उसने चमत्कार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उसने बस वही लिखा जो हुआ था। क्या तुम कवर पर अपना नाम चाहती हो? रिया ने पूछा। जरूरत नहीं, आन ने जवाब दिया। बस मेरे दादाजी का नाम उसमें हो, जिसने मुझे पहली सुई डालना सिखाया और मुझे याद दिलाया कि सुई में कोई जादू नहीं है, केवल उसे पकड़ने वाले व्यक्ति के हाथ में इरादा है। रिया ने सिर हिलाया। उसी समय विक्रम प्रशासनिक क्षेत्र में गया। ऊर्जा समूह के सीईओ के पद से अपना आधिकारिक इस्तीफा सौंप दिया। उसने अपना वादा निभाया। शेष संपत्ति एक नए कोष में डाल दी गई, आयशा फंड, जो बाल रोगियों के लिए पुनर्वास अनुसंधान परियोजनाओं को वित्त पोषित करने और विकासशील देशों में पूरक चिकित्सा प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए समर्पित है। सलोनी फंड के सलाहकार बोर्ड में शामिल हो गईं। मारिया क्षेत्रीय समन्वयक बन गईं और विक्रम, उसने केवल एक मानद पर्यवेक्षक की भूमिका स्वीकार की। जब पूछा गया कि उसने प्रबंधन की भूमिका क्यों नहीं रखी, तो उसने बस एक वाक्य कहा, मैं बहुत सी चीजों को बहुत कसकर पकड़ता था। अब मैं सही चीजों को दूर जाने देने के लिए छोड़ना सीख रहा हूं। जब फंड ने आन के दादा चिकित्सक गुयन वैन नाट के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की स्थापना की घोषणा की, तो पूरा चिकित्सा समुदाय कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर सभी ने ताली बजाई। डॉक्टर अर्जुन को देश के एक प्रमुख मेडिकल विश्वविद्यालय में मल्टी मोडल थेरेपी पर एक विशेष पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनका पहला व्याख्यान आन के अपने शब्दों के साथ समाप्त हुआ। जब विज्ञान पर्याप्त विनम्र होता है, तभी मानवता आगे बढ़ सकती है। आयशा का 12वां चिकित्सा सत्र बिना किसी निगरानी के आयोजित किया गया, केवल आन, सलोनी और एक अनुभवी नर्स के साथ। कोई ईईजी नहीं, कोई फिल्मांकन नहीं। आयशा ने अपनी आंखें खोली, स्पष्ट रूप से मां कहा और फिर सुइयों वाले छोटे लकड़ी के बक्से की ओर इशारा किया। आन ने सिलेन आया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन सुई स्थिर थी। 6 महीने बाद मुंबई में मौसम बदल रहा था। किसी ने ये नहीं कहा, लेकिन सभी को लगा कि कुछ बदल गया है, ना केवल अस्पताल में बल्कि उन लोगों के बीच भी, हवा में, जिन्होंने एक ऐसी यात्रा देखी थी जिसका कोई वादा नहीं कर सकता था। आयशा स्कूल लौट आई थी, पूर्णकालिक नहीं और ना ही शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में भाग ले रही थी, लेकिन हर सुबह 9.5 साल की लड़की को एक विशेष कक्षा में ले जाया जाता था, जिसमें एक निजी शिक्षक और एक भाषा पुनर्वास साथी होता था। वो अभी तक तेजी से बात नहीं करती थी, धारा प्रवाह नहीं पड़ती थी, लेकिन ये शिक्षक दोस्तों, माँ और पापा को बिना किसी संकेत के बुलाने के लिए पर्याप्त था। आयशा को ले जाने वाली कार हर दिन अस्पताल के गेट के ठीक सामने समय पर रुकती थी, जहां विक्रम अभी भी इंतजार कर रहा होता था। उसके पास अब कोई पदवी नहीं थी, कोई सचिव उसके बगल में नहीं था, बस एक पिता जिसके हाथ में एक छोटी पानी की बोतल और पसीना पोंछने के लिए एक तौलिया था।
इस बीच इरफान को दक्षिणी क्षेत्र की त्वरित प्रतिक्रिया टीम के लिए एक प्रशिक्षक के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था। वो बिना फ्रेम के 10 कदम चल सकता था और भले ही उसे अभी भी एक समर्थन ब्रेस पहनना पड़ता था, वो खुद कार में चढ़ और उतर सकता था, एक बचाव सीढ़ी ले जा सकता था और यहां तक कि 3 कदम दौड़ भी सकता था। कुछ ऐसा जिस पर वो खुद भी विश्वास नहीं कर सकता था। आन अब मुंबई में नहीं थी। वो अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के तुरंत बाद हनोई लौट आई। कोई विदाई नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस डॉक्टर अर्जुन के लिए एक पत्र छोड़कर अंदर पुनर्वास चिकित्सा में परिधीय तंत्रिका सजगता पर उसके द्वारा लिखे गए पहले लेख की एक प्रति थी। कोने में स्याही थोड़ी धुंधली थी। उसने हनोई में एक छोटा क्लिनिक खोला। कोई चमकदार साइन बोर्ड नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, बस दरवाजे पर लटका एक लकड़ी का नक्काशीदार शिलालेख, पुनर्वास, जल्दबाजी में नहीं। हर हफ्ते वो अभी भी एक विशेष बैठक के माध्यम से मुंबई की टीम को दूरस्थ परामर्श देती थी। आयशा हमेशा रिपोर्ट में पहला आइटम होती थी। डॉक्टर अर्जुन वसंत के बीच में हनोई गए। मुंबई के केंद्र और वियतनाम में पुनर्वास डॉक्टरों के समूह के बीच एक आधिकारिक सहयोग ज्ञापन लेकर उसने उसे तीसरी मंजिल पर एक छोटे से कमरे में बैठाया, जिसमें एक गहरे रंग की लकड़ी की मेज थी। खिड़की एक पेड़ की पंक्ति की ओर खुलती थी, जो अभी अभी खिलना शुरू हुई थी। डॉक्टर अर्जुन कमरे के कोने में एक छोटी सी वेदी के सामने बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे, जहां एक भूरे रंग के कपड़े पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति की तस्वीर थी, जिसके हाथ में एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। चिकित्सक गुएन वैन नाट, आन ने धीरे से कहा, पहले व्यक्ति जिसने मुझे सिखाया कि पुनराप्राप्ति हाथ में नहीं है, बल्कि जिस तरह से हम रोगी को देखते हैं उसमें है। डॉक्टर अर्जुन चुप रहे। जब वो उठे तो उन्होंने तस्वीर के सामने सिर झुकाया और अपने हाथ जोड़े। उस दोपहर उन्होंने सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। कागज पर 2 लाल मोहरें लगाई गई। कोई कैमरा नहीं, कोई गवाह नहीं, लेकिन ये एक लंबा कदम था। मुंबई में आयशा फंड ने संयुक्त तंत्रिका चिकित्सा पर एक शोध परियोजना के साथ एक वियतनामी मेडिकल छात्र को अपनी पहली छात्रवृत्ति प्रदान की। छात्रवृत्ति का नाम लंबा नहीं था। कोई धूमधाम नहीं, बस चिकित्सक नहाट, मौन में विश्वास। सलोनी ने पहले छात्रवृत्ति समारोह की अध्यक्षता की। जब पूछा गया कि उसने बिना किसी पदवी के एक नाम क्यों चुना, उसने बस कहा, क्योंकि उसे पदवी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमें उन लोगों का उल्लेख करने की आवश्यकता है जिन्होंने अपने हाथों और सच्चाई से रास्ता खोला। मारिया, जो अब पुनर्वास कार्यक्रम की क्षेत्रीय समन्वयक थी, को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसका भाषण डेटा से शुरू नहीं हुआ, बल्कि एक वाक्य से शुरू हुआ। मैंने एक बार एक छोटी लड़की को अपनी आंखें खोलते देखा, मशीनों के कारण नहीं, बल्कि एक दृढ़ हाथ के कारण। डॉक्टर अर्जुन ने एक नया छात्र लिया, इरफान की बेटी, जो कभी चिकित्सा कक्ष के बाहर बारिश की तरह रोई थी। लड़की ने कहा, मैं उन लोगों को ठीक करना चाहती हूं जो नहीं जानते कि उन्हें ठीक होने की जरूरत है। रिया ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर अपनी पुस्तक जारी की। पुस्तक बेस्टसेलर सूची में शीर्ष पर नहीं थी, एक घटना नहीं बनी, लेकिन मेडिकल छात्रों के बीच व्यापक रूप से पढ़ी गई। समर्पण में लिखा था, उन लोगों के लिए जो मानते हैं कि चमत्कार स्वर्ग से नहीं आते हैं, बल्कि अथक सटीकता से आते हैं। और विक्रम, जो कभी सत्ता के शिखर पर खड़ा था, जो कभी अपनी बेटी के बिस्तर के पास चुपचाप खड़ा था, हर दोपहर पुनर्वास क्षेत्र से गुजरता था, 5 मिनट के लिए रुकता था, सूचना बोर्ड को देखता था और फिर आगे बढ़ जाता था। किसी ने नहीं पूछा। उसने भी कोई सफाई नहीं दी। एक दिन वो बिना बताए हनोई में आन के क्लिनिक में आया। उसने उसे बैठने और चाय डालने के लिए आमंत्रित किया। आयशा ने धन्यवाद भेजा है, उसने कहा। उसने अभी अभी एक कविता का एक अंश पढ़ा है। धारा प्रवाह नहीं, लेकिन हर शब्द उसका अपना था। आन ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये दिन देखूंगा। उसने जारी रखा, और मैं जानता हूं कि अगर मैंने उन चीजों को नहीं छोड़ा होता जो मुझे जकड़े हुए थीं, तो वो दिन नहीं आता। आन ने अपनी मेज की दराज से एक हस्तलिखित पत्र निकाला और उसे दिया। ये मेरा धन्यवाद है, उसने कहा। इसलिए नहीं कि आपने मुझ पर विश्वास किया, बल्कि इसलिए कि आपने सच्चाई का सामना करने की हिम्मत की। विक्रम ने पत्र खोला, जिसमें केवल एक छोटा तिरछा लिखा हुआ वाक्य था।
जब कोई सांस ले रहा है तो वापस आने का एक रास्ता है। वो थोड़ा मुस्कुराया। कई सालों में पहली बार एक सच्ची मुस्कान। जिस दिन आयशा 10 साल की हुई, आन को एक वीडियो मिला। लड़की एक जन्मदिन के केक के बगल में खड़ी थी, एक सफेद पोशाक पहने हुए, हाथ में एक कार्ड पकड़े हुए। कार्ड में लिखा था, मिस आन, मैं ठीक हूं। आन रो पड़ी। उस पूरी यात्रा में पहली बार उसने खुद को रोने दिया। उस दिन उसने जो आखिरी सुई लगाई वो इलाज के लिए नहीं बल्कि याद करने के लिए थी। एक छोटी गहरी कमकबी जो बीत चुकी हर चीज को समेटे हुए थी। उसके पीछे पुराना लकड़ी का बक्सा बंद हो गया, एक वादे की तरह चुप जो पूरा हो गया था। इस कहानी के अंत तक हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। जीवन में कुछ दर्द एक बंद दरवाजे की तरह होते हैं। वो चुप रहता है, लेकिन कभी-कभी केवल एक व्यक्ति धैर्यपूर्वक खड़ा रहता है, विश्वास बनाए रखता है और मानवता नामक एक चाबी लेता है। वो दरवाजा खुल जाएगा। आयशा, आन और उन लोगों की कहानी जिन्होंने मुंह नहीं मोड़ा, ये एक अनुस्मारक है कि चिकित्सा केवल अस्पतालों में नहीं है, बल्कि दया और एक दूसरे के लिए हमारे मौन विश्वास में भी है। प्रिय मित्रों, एक समाज इसलिए मजबूत नहीं होता कि उसके पास कितनी इमारतें हैं, बल्कि इसलिए कि उसके लोग सबसे कमजोर होने पर एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया जीवन की रोशनी चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम दृढ़ता, क्षमा और प्रेम की ऐसी कहानियां सुनाते रहेंगे जो सभी शब्दों से गहरी हैं। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने हिस्से का दिया जला सकते हैं। जरूर, यह आपके लिए दर्शकों के साथ बातचीत का अंश है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प कहानी है तो हम सबके साथ कमेंट्स में ज़रूर साझा करें।